गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था माइटोसिस के प्रोसेस की एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने देखा था, जिसमें हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि माइटोसिस के प्रोसेस में स्टेप्स किस तरीके से होते हैं और माइटोसिस के प्रोसेस से पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, जिससे कि एक सेल दो नए सेल या दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, उसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो माइटोसिस के प्रोसेस में या सेल डिवीजन, जो कि डायरेक्ट डिवीजन की हम जब बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पहली स्टेज या पहला स्टेप आता है वो है इंटरफेस। देखिए, इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग स्टेज है। इस प्रोसेस के अंदर या इस स्टेज के अंदर डिवीजन तो नहीं हो रहा है क्रोमोसोम्स का या न्यूक्लियस का या किसी भी मटेरियल का, पर यहाँ पे प्रिपरेशन जरूर हो रही है डिवीजन होने की, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होने की प्रिपरेशन की जा रही है। इस प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए? इस प्रिपरेशन के लिए इस स्टेप के अंदर इंटरफेस में होता ही है कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, यानी डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, डबल हो जाता है, और जो दूसरे मटेरियल्स हैं जो कि अब न्यूक्लियर डिवीजन के लिए काम में आएंगे, उनका भी सिंथेसिस होने लग जाता है। तो ये जो इंटरफेस स्टेज है, ये बेसिकली तीन सब स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। यहां भी कह सकते हैं कि इंटरफेस की खुद की तीन स्टेजेस हैं। ये तीन स्टेजेस क्या है? इन्हें कहा जाता है G1 स्टेज, सेकेंड इज S स्टेज एंड थर्ड इज G2 स्टेज। देखिए, जो G1 स्टेज है, इसे हम ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं या फर्स्ट गैप पीरियड भी कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए काम में आते हैं। और इस G1 स्टेज को पोस्ट माइटोटिक स्टेज भी कहा जाता है। पोस्ट माइटोटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा था, तो साइक्लिक प्रोसेस में जब एक साइकिल खत्म होती है और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो साइटोकाइनेसिस से बनने वाले जो दो डॉटर सेल्स हैं वापस से रिपीट होके इंटरफेस की पहली स्टेज यानी कि G1 स्टेज में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? माइटोसिस के बाद में आने वाली स्टेज है, अगर साइक्लिक मैनर में इसे देखा जाए तो। इसलिए इसे हम पोस्ट माइटोटिक स्टेज भी कहते हैं या फिर फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी कहा जाता है। इसके बाद आती है S स्टेज, जो कि सिंथेटिक स्टेज है। इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस स्टेज के बाद में आती है G2 स्टेज। इस स्टेज के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और अमाउंट जो है डीएनए का जो कि सिंथेसाइज हुआ था इस स्टेज के अंदर, वो डबल हो जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्री माइटोटिक स्टेज या सेकंड ग्रोथ पीरियड। प्री माइटोटिक स्टेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्टेज के खत्म होने के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाती है माइटोटिस या माइटोसिस स्टेज। माइटोसिस स्टेज की फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको प्री माइटोटिक स्टेज कह देते हैं। तो देखिए, ये जब हम पूरी बात कर रहे हैं इंटरफेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो इन पूरी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला स्टेप है वो है G1 स्टेज। इसके बाद में सेकंड ज्यादा टाइम लेने वाली स्टेज है S स्टेज। थर्ड सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली स्टेज है G2 स्टेज। नेक्स्ट में जो ये एन फेज यानी कि माइटोसिस स्टेज और साइटोकाइनेसिस स्टेज है, वो बहुत कम समय लेती है। पर माइटोसिस स्टेज बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस के डिवीजन का एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं। तो अब हम बात करते हैं माइटोसिस स्टेज की, जो कि बेसिकली क्या है? G2 स्टेज के बाद आने वाली स्टेज है, जिसे हम एम फेज या माइटोटिक फेज या माइटोसिस या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। देखिए, जो ये माइटोटिक स्टेज है या एम फेज है, इसके खुद के अपने 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्रोफेज, सेकंड स्टेज है प्रोमेटाफेज, थर्ड स्टेज है मेटाफेज, फोर्थ है एनाफेज, फिफ्थ है टीलोफेज, एंड लास्ट में जब कंक्लूड होता है, ये प्रोसेस खत्म होता है, तब आती है साइटोकाइनेसिस। डिटेल में अगर देखा जाए तो ये प्रोमेटाफेज और मेटाफेज काफी ज्यादा डिस्कशन होने के बाद में या किताबों में जब हम देखें तो इन्हें एक ही माना जाता है, यानी कि प्रोमेटाफेज काफी जगहों पे अलग से नहीं बताया जाता। हम कह देते हैं कि प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आता है।
तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है जो कि प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में कहीं पे अपीयर करती है काफी कम समय के लिए। तो देखिए प्रोफेज स्टेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो दो थ्रेड्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयरेंस होने लग जाती है क्रोमोसोम की, और उस समय पे उन्हें क्रोमेटिड कहा जाएगा, जो कि एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड रहते हैं, यानी उनकी कॉइलिंग हो रखी होती है, जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और जब हम एक चीज और इसके अंदर नोट करें कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी जो ये सेंट्रोसोम वाला एरिया है यहां से स्टार्ट होने लग जाते हैं। जो सेंट्रोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कहीं पे अवेलेबल रहते हैं वहां से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाती है। इसी स्टेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है ये डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि अब स्टेजेस डिवीजन जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, वापस से ये दोनों चीजें लास्ट में जाके अपीयर होंगी। अब देखिए प्रोमेटाफेज स्टेज की हम बात करते हैं। प्रोमेटाफेज स्टेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये और ज्यादा कॉइलिंग होती है इनके अंदर, और ज्यादा ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद में काइनेटोकोर नाम के कुछ पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है सेंट्रोमेयर एरिया पे, जो कि इन क्रोमोसोम्स के बीच में अवेलेबल होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेंट्रल पोजीशन पे जुड़े हुए रहते हैं एक मटेरियल से या एक स्ट्रक्चर से जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। उसी सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर की अपीयरेंस हो जाती है। अब क्या होता है कि जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर अब डेवलप होने लगे थे सेंट्रोसोम से, वो इन काइनेटोकोर मटेरियल से जुड़ने लग जाते हैं, और उसके बाद में जो सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाते हैं, यानी कि स्ट्रेच होने लग जाते हैं, यानी कि सेंट्रोसोम की जो मूवमेंट है वो अपोजिट पोल पे होने लग जाती है। थर्ड स्टेज में हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो फुल्ली फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे, यानी कि सेल के लगभग अप्रोक्सीमेटली बीचों बीच आके स्थित हो जाते हैं, यानी कि सेंट्रोसोम्स की जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अपीयरेंस हो जाती है। तो जो ईच सिस्टर क्रोमेटिड है वो स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो जाते हैं। हम जैसा हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है वो स्पिंडल फाइबर पे आके जुड़ गए हैं, या स्पिंडल फाइबर इनसे आके जुड़ चुके हैं इनके सेंट्रोमियर के साथ में। नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो एनाफेज स्टेज है, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अब जब ये अलग अलग हो रहे हैं तब इनको हम क्रोमोसोम कहेंगे वापस से, और अब क्रोमोसोम जो है ये स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ही, अब स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही अपोजिट पोल की तरफ पुल अप कर दिए जाएंगे या खींच लिए जाएंगे, क्योंकि इनको बाइंड अप करने वाले, स्पिंडल फाइबर को बाइंड अप करने वाले जो कोएंशन प्रोटीन्स हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको स्ट्रेच करके रखने वाले जो कोएंशन प्रोटीन्स हैं उनके ब्रेकिंग अप होने की वजह से अब ये अपोजिट पोल पे खिंचने लग जाते हैं, क्योंकि अभी एक पोजीशन में स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो फाइनली क्या होता है, जो दो ग्रुप्स हैं इन क्रोमोसोम्स के वो अपोजिट पोल्स की तरफ असेंबल हो जाते हैं, जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये दो ग्रुप्स हैं क्रोमोसोम्स के जो कि अपोजिट पोल पे असेंबल होने लग गए। फिफ्थ स्टेज जो कि टीलोफेज स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल पे आके रिकंडेंस हो गए हैं, वापस से कॉइलिंग स्टेज की तरफ आ चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस है वो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर वापस से होने लग जाती है, दोनों पोजीशन में हम जैसा इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। स्पिंडल फाइबर की आवश्यकता नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस की वापस से आवश्यकता है, तो न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर होने लग जाएगा। और इस स्टेज पे हम ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है टीलोफेज स्टेज के खत्म होने के बाद। जैसे ही टीलोफेज खत्म होता है वैसे ही लास्ट स्टेज आ जाती है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस डायरेक्ट सेल डिवीजन की स्टेज है, माइटोसिस की स्टेज नहीं है। ये माइटोसिस खत्म होने के जस्ट बाद में स्टार्ट होती है, और इस साइटोकाइनेसिस के खत्म होने के बाद में वापस से इंटरफेज स्टेज की जो पहली स्टेज है G1 स्टेज ये स्टार्ट हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि अभी जो डॉटर न्यूक्लियस यहाँ बने थे अब उनके आसपास जो साइटोप्लाज्म है वो अब डिवाइड होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा।
ये जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, ये प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है और एनिमल सेल्स के अंदर इक्वेटोरियल फरो मेथड से होता है। तो यहाँ आज हमने जाना माइटोसिस के स्टेजेस और उसके डिवीजन प्रोसेस को। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।